हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस टेस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 के जो सेट है आपके प्रैक्टिस सेट, उसकी बात करेंगे जो एंट्रेंस में पूछे गए हैं 2017 की। कब की? 2007 की। 2018 का मैंने दोनों सेट अपलोड कर दिया, 2019 का दोनों सेट अपलोड कर दिया। 2019 एंड 18 का सेट आपको वहां पर आपके हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और ये 2017 का हमें किसी ने बोला था कि सर 2017, 18, 19 का अपलोड कर दें, तो मैं बीएड का सारे एक्सप्लेनेशन के साथ तीनों वीडियो अपलोड कर दिया हूं। डीएलएड का भी मैं कर रहा हूं। डीएलएड का आप 2 दिन में दोनों कंप्लीट कर दूंगा। 2017 और 18 को मैं उसका भी लेकर के आ रहा हूं। और इससे पहले 2019 का मैं एक सेट अपलोड कर चुका हूं डीएलएड का, तो वो भी आप देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैं स्टार्ट करता हूं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहला मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड का जो क्वेश्चन सेट है वो मैं लेकर के आया हूं, उसे हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि क्या सब है, क्वेश्चन कैसा है नहीं है वो हम देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सिर्फ रेगुलर रहे हमारे साथ, फिर हम बताएंगे आगे। बीएड एंट्रेंस है समाजी उलूम का 2017 का, ये सोशल स्टडीज का है। आपको मैं बता दूं कि ऊपर के जो 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी, आमृत्यु और टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ये जो 5 पोर्शन होते हैं, इस 50 क्वेश्चन में सबके 1 साल के एक ही साथ होते हैं। वो मेथड पेपर किसी का भी हो, या फिर सोशल साइंस वाले का हो, या बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, या किसी का भी हो, तो वो 50 क्वेश्चन ऊपर के जो होते हैं वो सेम ईयर के सबके साथ सेम ही होते हैं। सिर्फ चेंज हो जाता है तो मेथड पेपर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव सवालों के। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट आपको यूज करने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्टार्ट करते हैं आम मालूमात जनरल नॉलेज पार्ट 1 की। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आबादी वाला मुल्क क्या है? मतलब वर्ल्ड के अंदर जो सबसे कम आबादी वाला मुल्क है वो कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे कम जहां जनसंख्या है वो है वेटिकन सिटी। किसका है? वेटिकन सिटी का सबसे कम आबादी वाला मुल्क कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट, सोयाबीन में ज्यादा क्या पाए जाते हैं? मतलब सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया था। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पाया था? वो पाया था मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है ना। नेक्स्ट है हु इज कलाम। कलाम कौन है? हु इज कलाम के लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है? तो आर रामानाथन, ऑप्शन ए आर रामानाथन। आर रामानाथन कौन थे? ये अबुल कलाम आजाद के फ्रेंड भी थे, और क्या तो कलीग भी थे, मतलब साथ काम करते थे, और फाइनेंस रिसर्चर भी थे, फाइनेंस में वर्क करते थे। और ये इनके साथ एडवाइजर भी थे। क्या थे? एडवाइजर थे, रिसर्च में एडवाइजर भी थे अबुल कलाम आजाद के। और एपीजे अब्दुल कलाम के ये दोस्त भी थे। आर रामानाथन जो 6 साल वर्क किया, उसी के बारे में लिखा है कि हु इज कलाम, कलाम कौन है। ईरान की कौमी निशान, ईरान का कौमी निशान क्या है? तो वो है लाल गुलाब। कौन है? रेड रोज। ईरान का कौमी निशान है रेड रोज। ईरान की राजधानी तेहरान, करेंसी दिनार होती है यहाँ की। और क्या तो करेंसी मतलब रुपया, पैसा, करेंसी मतलब करेंसी कॉइन। आलमी यौम मादरी जबान कब मनाया था? मतलब इंटरनेशनल मदर टंग डे। इंटरनेशनल मदर टंग डे भाई 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर टंग डे मनाया जाता है। रोवर्स कप, मतलब ये कप है, रोवर्स कप ट्रॉफी है। ये किस खेल के लिए दिया था? मतलब किस खेल से ये जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। हमारे देश का जो नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी हमारे देश की नेशनल गेम है। ठीक है ना। क्रिकेट कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस सबका क्रिकेट नेशनल गेम है। उसके बाद जलजलों की पैमाइश की जाती है। जलजलों की पैमाइश किससे की जाती है? वो एक पैमाइश होता है, वो जलजलों की पैमाइश किससे की जाती है? सिस्मोग्राफ से की जाती है। किससे की जाती है? सिस्मोग्राफ से जलजलों की पैमाइश की जाती है, जलजलों की। कानून हद अतफाल बराए मुफ्त लाजिम, मतलब आरटी, राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना। अब राइट टू एजुकेशन है, लाजमी तालीम कानून हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब नाफिज किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है ना। और लाया गया था 4 अगस्त 2009 को। कब लाया गया था? 4 अगस्त 2009 को लाया गया था, और नाफिज किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। अब बात है हिंदुस्तान का कौमी निशान क्या है? हिंदुस्तान का कौमी निशान है तिरंगा। क्या है कौमी निशान? तिरंगा हमारा कौमी निशान है। फिर नेक्स्ट है एनसीटीई का ताल्लुक उससे है। एनसीटीई का ताल्लुक किससे है भाई? तो एनसीटीई का ताल्लुक मुअल्लिम के तालीम से। किससे? मुअल्लिम के तालीम से है। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है ना।
अब मंदरजा झेल अल्फाज के हुर्फ इल्लत की शनाख्त कीजिए। अब हुर्फ इल्लत किसको कहा जाता है? हुर्फ इल्लत जिसमें अलिफ वाव ये होता है, तो इसमें देख ले आप किसमें है, इसमें किसी में नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। किसी बात को जानते हुए उससे अनजान रहना, मतलब किसी बात को हम जान रहे हैं फिर भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब अनजान रह रहे हैं, तो वो कहलाता क्या है? वो कहलाता है तजाहिल आरफाना। क्या कहलाता है? तजाहिल आरफाना, सी कहलाता है। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है तजाहिल। नेक्स्ट है गजल के एक शायर का ताल्लुक अगर दूसरे शायर से होता है तो क्या कहलाता है? मतलब पहला शेर जो है उसका ताल्लुक दूसरे से हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कुतबाबंद। क्या कताबंद? क्या कहलाता है? कताबंद कहलाता है। कताबंद कहते हैं गजल के एक शायर का ताल्लुक दूसरे शायर से हो तो वो कहलाता है। ठीक है ना। इसमें माने खेज जुमला कौन सा है? माने खेज जुमला कौन सा है? शादा पढ़ते सो गई, शादा पढ़कर सो गई, शादा पढ़ रही थी सो गई, शादा पढ़ रही थी अब सो गई। तो पहला ऑप्शन सही हमें दिख रहा है कि शादा पढ़ते पढ़ते सो गई, ये माना खेज जुमला है, अदरवाइज कोई नहीं है। इस सनफ में मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। इस सिनफ में मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। तो मुबालगा आराई से काम लिया जाता है क्या है? मसनवी, कसीदा, मरसिया। अब यह बताया नहीं जा सकता, ये लिटरेचर का सवाल है, ये मैं नहीं बता सकता। मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट है कुछ बर्फ जमने का मतलब क्या है? कुछ कच्चे बर्फ जमने का मतलब क्या है? कच्चे बर्फ जमने का मतलब, कच्चे बर्फ जमने का मतलब हो जाता है यहां पर कि मुसीबत में पड़ना। क्या होता है? मुसीबत में पड़ना यहां कहलाता है कच्चे बर्फ जमने का मतलब। ठीक है ना। ये क्या तो मुहावरा है, ये मुहावरा है, इसके बारे में बात किया जाता है कि कच्चे बर्फ जमने का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। जिस जानदार के आखिर में अलिफ हो, मतलब लिविंग थिंग जो उसके आखिर में लास्ट में अलिफ बा और हा हो, तो वो आम तौर पर होता है, वो आम तौर पर क्या होता है? तो मुजक्कर होता है। क्या होता है? मुजक्कर आमतौर पर होता है। लड़का, कहा, सुना, ये सब होता है जो। तो लड़का काफ के बाद अलिफ आ रहा है तो क्या तो मुजक्कर होता है, और या आएगा तो या के तरफ आता है तो अक्सर मुअन्नस होता है। ठीक है ना। लड़की, ये सब जैसा आप देख सकते हैं। हुक्म का जमा क्या होता है? हुक्म का जमा क्या होता है वो आप बताएं। तो हुक्म का जमा होता है अहकाम। क्या होता है? अहकाम हुक्म का जमा होता है। ठीक, हुक्म की जमा। ठीक है ना। अब बात करेंगे अल्लामा इकबाल के मजमुआ का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं, फिलोसफर रह चुके हैं, दानिशमंद है ये बहुत बड़े। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और फिलोसफी भी कहा है इन्होंने, अल्लामा इकबाल, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो अल्लामा इकबाल पहले मजमुआ का नाम क्या है उनके? तो उनके पहले मजमुआ का नाम है यह बांगे दरा। क्या है? बांगे दरा पहले मजमुए का नाम है, और ये 1924 में, कब? 1924 में ये लाए थे, शाये किए थे 1924 में, बांगे दरा आया था। ठीक है ना। अब ये बांगे दरा 1924 में आया था, तो बांगे दरा 1924 में आया। नेक्स्ट है फिर उर्दू में गीत का आगाज किसके दौर में हुआ? उर्दू में गीत का आगाज हुआ था, वो किसके दौर में हुआ? तो वो हुआ अमीर खुसरू के दौर में। किसके दौर में हुआ गीत का आगाज? अमीर खुसरू के दौर में गीत का आगाज होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, जो टोटल 10 नंबर के होते हैं। ऊपर जो थे वो 10 नंबर के थे, 20 नंबर के थे ये। अब ये 10 नंबर के होंगे, तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन 21, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई। मतलब कुछ सिटी जो है वो इंडिया में चेन्नई के जैसा ही है ना, एज बिग एज, चेन्नई जैसा बड़ा ही है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए है नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज चेन्नई। सेकेंड, बी है चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। सी है चेन्नई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। डी है चेन्नई इज नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन सही है, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है 22, चूज द राइट करेक्ट स्पेल वर्ड। मतलब राइटली जो सही है स्पेलिंग में वो चूज करना है, तो वो है COMMITTEE। ए ऑप्शन सही है, बाकी अदर जो है वो गलत है। ठीक है ना। कमिटी कहलाती है, आम वर्ड है ये। शीला वजंट ग्रेट सिंगर। अब इसमें क्या तो आपको क्या लगाना है? ये क्वेश्चन मार्क आया था, क्वेश्चन मार्क है ये। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन है, टैग एक्सक्लेमेशन है, टैग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब ये क्वेश्चन मार्क है तो इजंट इट,
डिडंट शी, वाज शी, वाजंट शी। तो ये होता है कि पहले निगेटिव यूज हो चुका है। क्या यूज हो चुका है? पहले निगेटिव यूज हो चुका है, तो बाद में जो क्वेश्चन टैग लगेगा, क्वेश्चन टैग लगेगा, वो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव आ जाएगा, और जब पहले पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव लगेगा। जैसे यहां पर अगर शीला वाज अ ग्रेट सिंगर, तब यहां हो जाता वजंट शी। अब जब वजंट पहले लगा हुआ तो अब हो जाएगा सी ऑप्शन सही होएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, वाज शी हो जाएगा। ठीक है ना? 24 में द वर्ड फोस्टरिंग मीन्स क्या होता है? फोस्टरिंग मतलब पालन पोषण करना होता है, देखभाल करना होता है। तो इसका जो क्या तो असल मीनिंग हो जाता है वो नर्चरिंग हो जाएगा। क्या होता है? नर्चरिंग हो जाएगा। नर्चरिंग इज द राइट आंसर फॉर द वर्ड फोस्टरिंग मीन्स। ओके, पालन पोषण करना। फाइंड आउट ऑफ द मिस्टेक इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से मिस्टेक कौन है, गलती किसमें है, वो हमें ढूंढना है। सपोजिंग इफ ए ट्रेन व्हाट शैल वी डू, मतलब अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे सपोजिंग इफ जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना? जब इफ लगाए हुए हैं तो सपोज लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये मिस्टेक है। अब बात करेंगे डॉट 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 ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, मतलब क्या तो नागपुर में, नागपुर का संतरा फेमस है। वो एक पार्टिकुलर मेन प्लेस है जहां पर एक बताया जाता है, हमें क्या तो इंडिकेट किया रहा है कि नागपुर में जो क्या तो ऑरेंज उपजाए जाते हैं। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा आर्टिकल द यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? द यूज हो जाएगा। आर्टिकल द ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, मतलब संतरे जो मेन संतरे पाए जाते हैं वो नागपुर में उपजाए जाते हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ अस ईट डॉट 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 अ स्पून, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विथ यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? विथ अ स्पून। मोस्ट ऑफ अस ईट वाज विथ, ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना? अब बात करेंगे 28 की। द ट्रेन डॉट 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 बिफोर ही रीच, द ट्रेन डॉट 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 बिफोर रीच इट, तो यहां पर शी ट्रेन हैड लेफ्ट। क्या हो जाएगा? ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच। ट्रेन जा चुकी थी बिफोर ही रीच, जब वो वहां पहुंचे। ठीक है ना? नेक्स्ट है बिफोर ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचते। तो नेक्स्ट है 29 का, द वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब वो व्यक्ति जो पे नहीं कर सकता है, डेबिट जो लिए हुआ होता है वो पे नहीं कर सकता, तो क्या कहलाता है? बैंकर, बैंक में काम करने वाला, कस्टमर ग्राहक, बैंकक्रप्ट दिवालिया, और डिबेटर देने वाला। तो ये क्या कहलाता है? बैंकक्रप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंकक्रप्ट। ठीक है ना? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन क्रॉस द कम इन प्लीज। कम इन प्लीज में जो आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी नहीं होगा इसमें। और इसमें जो प्लीज है ये रिक्वेस्टेड है, और यहाँ पर ही नहीं है। कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूज करता है दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना, कंजक्शन दोनों का बतलाता है बाद में, इंट्रोजेक्शन, तो इसमें से कोई नहीं है, नो होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे, तदरीसी रुझान की। ठीक है ना? ये चौथा पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट के चौथा सबसेक्शन है। 31 क्वेश्चन में इब्तदाई तालीम मादरी जबान में इसलिए होना चाहिए। अब मादरी जबान में इब्तदाई तालीम क्यों होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है मादरे वतन की इज्जत में इजाफा हो, सेकंड है पढ़ाने में आसानी हो, थर्ड है मजमून को समझने में सहूलत होती है, और फोर्थ है मादरी जबान में बेहतर तौर पर सीखी जाती है। तो ये क्या है कि डी, मादरी जबान में बेहतर तौर पर सीखी जाती है। क्या है? मादरी जबान में बेहतर तौर पर, मादरी जबान बेहतर तौर पर सीखी जा सकती है। नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। मजमून समझने में सहूलियत होती है। हम जो कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है, तो वो मजमून अगर मादरी जबान में सिखाई जाए, मादरी जबान में अगर फराहम की जाए, तो वो मजमून समझने में सहूलियत भी होती है और मादरी जबान में आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, एक मुदर्रिस को क्या करना चाहिए जबकि चंद तलबा सीखने के अमल में कमजोर हो। अगर कोई बच्चा कमजोर है सीखने में, वो नहीं सीख पा रहा, तो मुदर्रिस को क्या करना चाहिए, एक मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? उनके ख्याल में बगैर ही तकमील निसाब के लिए आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत। उनके बारे में स्कूल के जिम्मेदारों को जरूर इकदाम लेने की रिपोर्ट करें, बिल्कुल गलत। उनकी सरपरस्त से ट्यूशन पढ़ाने की राय दी जाए, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? उनकी तालीम की तरक्की के लिए मौजू इक़दामात किए जाए, उसके साथ ऐसा कदम बढ़ाया जाए, ऐसा प्लान बनाया जाए कि वो जो सही से सही समझ सके। ठीक है ना? उसमें क्या गलती है कि हम उसके क्या तो साइकोलॉजिकल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या समझना चाह रहा है, उसके उसे किस लैंग्वेज में हमें तालीम फराहम करनी चाहिए, उसका जो बेसिक कहाँ तक है हम वहां से लेकर के चलेंगे, तो शायद मुदर्रिस को जहां तक समझाने में उसे बेहतरी हासिल होगी और वो उस पर काम कर सकेंगे। ठीक है ना? ये सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 33 का दर्द जेल के दरमियान तदरीस के अलावा मुदर्रिस के अहम जिम्मेदार हैं। मतलब दरमियान तदरीस के अलावा मुदर्रिस अहम जिम्मेदार हैं। तलबा की शख्सियत का फरोग, कमरा जमात में नज्म ज़ब्त की बरकरारी, इम्तिहान के लिए तलबा को तैयार किया, नज्म नक्श में शमूलियत। तलबा की शख्सियत में फरोग करता है, वो बिल्कुल करता है। तलबा के अंदर जितनी भी सारी काबिलियत आती है, जितनी भी नशोनुमा होती है, वो सारी जिम्मेदारियां किसकी होती है? मुदर्रिस की होती है। जो तदरीस मुअल्लिम देते हैं वो जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे दौरान तदरीस उस्ताद गलती कर बैठे तो उसे इस्लाह की सबसे बेहतर तरीका क्या है? उसका सबसे बेहतर तरीका है, ऑप्शन फर्स्ट है किसी किस्म की गलती न करने के तासीर कर देना। उसके बाद है गलती की निशानदेही करने वाले तलबा को बुरा भला कहना, तलबा को गुस्सा से देखने में मुअल्लिम की गलती की निशानदेही हमनात करना और अपनी गलती का एतराफ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनी गलती का एतराफ कर देना, अपने गलती को इकरार करना कि हाँ ये गलत पढ़ाया बेटा, ये सही होगा। ठीक है ना। उसको वहीं पर अगर आज नहीं कर पा रहा हूँ, गलती लगा हो, तो आप कल भी उसे कहे तो गलती का सुधार कर सकते हैं कि बेटा मैंने जो फला क्वेश्चन का फला आंसर बताया था, फला तालीम फला इल्म दिया था, वो गलत है और ये सही इल्म है, वो एतराफ कर लेना चाहिए एक उस्ताद को तालिब इल्म को सिखाने के दरमियान। ठीक है ना। और अक्सर इंसानों को भी कर लेना चाहिए। समाई व बसरी आलात से तलबा क्या हासिल कर सकता है? वो क्या कर सकता है? फर्स्ट है नज़्म ज़ब्त, सोच विचार की महारत, खामोशी और ख्यालात की तफहीम। वो ख्यालात की तफहीम भी कर सकते, ख्यालात की तफहीम, बहुत सारे ख्यालात आ सकते हैं, बहुत सारे सवालात उसके जहन में नक्श हो सकते हैं कि आखिर क्या है इसके सवाल का जवाब। वो ख्यालात की तफहीम समाई व बसरी आलात से कर सकते हैं। समाई मतलब देखने, समाई देखने जो समाअत कर सकते हैं, और बसरी सुनने के आलात को कहते हैं। आप प्रोजेक्टर के तरीके पे अगर किसी को ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा होता है, तो जो वीडियो चल रही होती है और उसमें जो ऑडियो सुनाई देती है, वो समाई बसरी आलात का काम करता है। तख्तानवी तालीम की कामयाबी का इन्हिसार है रियासती हुकूमत तख्तानवी मकामी रियाया पर, असातिज़ा की तरबियत पर और रियासी हुकूमत मरकजी हुकूमत पे। तख्तानवी जो होता है वो क्या है, तो मरकजी वो होता है, ये असातिज़ा की तरबियत पर, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है ना। तख्तानवी क्या होता है वो मैं अभी नहीं समझ रहा, तो इसके लिए शायद आप कमेंट में लिखकर बता दें हमें, और नहीं तो मैं कमेंट में लिखे मैं बता दूंगा इसके बाद। तालीमी मसाइल को हल के लिए मुदर्रिस को क्या करना चाहिए? तालीमी मसाइल का हल को करने के लिए मंसूबा के तहत काम करना चाहिए, ईमानदारी खिदमत करना चाहिए, बेलौस खिदमत, मेहनत खिदमत। यहाँ पे मंसूबा के तहत काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंसूबा के तहत। अगर इंसान कोई भी काम करता है तो पहले प्लान बनाता है, मंसूबा बनाता है, उसके तहत हम खिदमत करते, उसके तहत हम करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें भी तालीमी मसाइल को हल करने के लिए पहले हम लेसन प्लान बनाएंगे, उसके बाद यूनिट प्लान होता है, ईयर प्लान होता है। ये सारे प्लान बनाने के बाद हम क्या तो एक सेंटर पे पहुंचते हैं, एक केंद्र पे पहुंचते हैं कि हमें किस तरीके से एक साल में हमारा लेसन मंसूबा सबक जो है, लेसन ईयरली प्लान वो खत्म हो जाएगा। किस तरीके से हम बच्चों को तालीम देंगे, कौन सी यूनिट किस मंथ में चलेगी, इस तरीके से हम करते हैं। तो मंसूबा के तहत काम करना आसान होता है मुदर्रिस के लिए। ठीक है ना। तलबा की बदामनी के दौर में दूर करने के लिए मुदर्रिस को क्या करना चाहिए? बदामनी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो उसके साथ कह दो मुतासिबाना सलूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुतासिबाना सलूक करना चाहिए। बच्चे के अंदर बढ़ावा देना चाहिए, किस तरीके से अच्छे रहा जाए, उसके अंदर बेहतरी सलूक करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल वो खुद ब खुद अच्छे राह पे चलाएगा, जहां तक मैं जानता हूं। तलबा की बदामनी को दूर करने के लिए मुताला में अहम चीज क्या है? मुताला में अहम चीज क्या है? तो वो है कि हम अफजाई याददाश्त, माहौल, दिलचस्पी। मुताला में क्या है? दिलचस्पी अगर होगी तो आप कहें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं मुताला के तहत। बच्चों की समाजी नशोनुमा में अहम रोल अदा करता है। बच्चों की समाजी नशोनुमा में कहे तो हम अहम रोल, छोटे बच्चे कहे तो समाजी नशोनुमा में कहे तो भाई बहन भी, हम उम्र, बड़े लोग, ये छोटे बच्चे नहीं, नशोनुमा समाजी नशोनुमा में बड़े लोग करते हैं। कौन करते हैं? बड़े लोग समाजी नशोनुमा में करते हैं। ठीक है ना। बड़े लोग को देख करके जो घर में होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे की नशोनुमा घर से ही पहले होती है, फिर खानदान से होती है, फिर समाज से होती है। तो वो बड़े लोग को देख करके ही कह तो कुछ करता है। ठीक है ना। वो बड़े लोग में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब सारे जितने भी होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। अब बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की, जहनी सलाहियत आपकी कितनी है वो बात करेंगे। 41 में अगर मार्च को OCTEJ को की तरह कोड दिया जाए तो रिटर्न को क्या किया जाएगा? अब मार्च है तो M के बाद क्या आता है? NO, एक क्या तो लेटर छोड़ने के बाद है A, B छोड़ने के बाद C आता है, उसके बाद क्या है? RS छोड़ने के बाद T आता है, उसके बाद क्या है? CD, उसके बाद E आता है, और फिर क्या है? HI छोड़ने के बाद J आता है। तो अब वैसे ही इसको रिटर्न करना है तो R के बाद RS छोड़ दे T आएगा,
ठीक है, अब टी सब में है, उसके बाद ई एफ जी आएगा, उसके बाद टी एस टी यू वी आएगा, है ना, टी यू वी आएगा। तो अब टी जी के बाद वी आएगा, यू यू वी डब्ल्यू आएगा, उसके बाद आर एस टी आएगा और एन ओ पी। तो सी ऑप्शन ये सही आंसर है। कोड में सी सी बी बी डॉट 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 आगे आगे क्या होगा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इस कोड को हल करने के लिए दुनिया का कौन सा भी ऐसा कोड होगा, वो सबसे इजी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले बी काउंट कर लेंगे, इसे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 12 है। तो अब 12 को डिवाइड कर ले, कौन बेहतर होगा, 4 पार्ट में 3 पार्ट बनेगा। अब 4 पार्ट में डिवाइड कर ले, 1 2 3 4, अब इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, 4 हुआ 1 2 3 क्या तो 4, जब 4 पार्ट हुआ, अब ये 4 पार्ट। अब हम बात करेंगे कि इससे पहले क्या आएगा। अब देखें C है, अब C से पहले क्या है तो B है, अब इसमें क्या पड़ जाएगा, B पर जाएगा। ध्यान से देखिए, अब B से पहले क्या है, C है, तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए, C पढ़ना चाहिए। अब 2C है तो 2C इसमें भी C पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ B के बाद क्या है, तो B के बाद आप देखेंगे तो B है, क्या है, C B है, क्या है। अब इसमें क्या आ जाएगा, 42 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा D, सॉरी बी, सी के बाद क्या है, सी के बाद बी है, क्या है, सी के बाद बी है, तो बी आ गया सी के बाद, यहां देखिए सी के बाद बी है। अब उसके बाद आता है, जब यहां बी आ जाएगा तो बी के बाद क्या है, अब बी आ जाएगा तो बी के बाद क्या है, बी के बाद सी है, बी के बाद नहीं, बी के बाद जब यहां देखिए बी सी सी बी है, तो सी के बाद क्या है, सी के बाद बी है तो बी आ गया। अब बी के बाद बी है ना, तो बी के बाद बी है, तो बी के बाद फिर क्या है, बी के बाद फिर यहां सी है, तो बी आया, है ना, फिर सी आया, बी आया फिर सी आया, ठीक है ना, बी सी। अब उसके बाद सी के बाद क्या है, तो जब 2 सी आ जा रहा है, बी सी सी, और फिर बी आ रहा है, तो फिर क्या आएगा, बी आ जाएगा, फिर 2 बी आ जा रहा है, तो फिर यहां क्या आएगा, सी आएगा, बी सी क्या आएगा, बी सी डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, अगर 10 लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी बार मिलते हैं। अगर 10 लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो टोटल कितनी बार मिलेंगे, वो मिलेंगे 45 बार। कितनी बार मिलेंगे, 45 बार मिलेंगे। नेक्स्ट है, जावेद के भाई के वालिद के भाई करीम, जावेद के भाई की बहन के वालिद के भाई करीम, अगर करीम लड़की की डाली और करीम की लड़की डॉली है, जावेद और डॉली का रिश्ता क्या है। तो जावेद और डॉली का रिश्ता जो हो जाता है वो हो जाता है क्या है, तो बहन का क्या हो जाता है, बहन का रिश्ता हो जाता है। अब ये सॉरी, ये किसका होता है, चचाजाद भाई का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, चचाजाद भाई का रिश्ता हो जाता है, क्या हो जाता है, चचाजाद भाई का रिश्ता हो जाता है, ये सही ऑप्शन है। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो एक रो में ले लेंगे, जावेद के भाई की बहन, जावेद के भाई की बहन, जावेद के भाई की बहन, अब यहाँ पे ब्रदर जावेद, अब भाई की बहन, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर बहन। अब इसके वालिद के भाई करीम, अब इसके वालिद जो हैं, वालिद कोई भी हो सकते हैं, फादर, उसका भाई करीम है, ठीक है। जावेद के भाई की बहन जो है, और भाई के बहन के वालिद के भाई करीम, और करीम की लड़की डॉली, अब इसकी बेटी जो है वो डॉली हो गई। अब डॉली है, जावेद और डॉली का रिश्ता क्या है, जावेद डॉली का, तो ये दोनों चचाजाद भाई बहन हो जाते हैं, ठीक है ना। कोंकणी का ताल्लुक गोवा से है, डोगरी का ताल्लुक क्या है, कोंकणी एक लैंग्वेज है और डोगरी ये भी लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, क्या है, कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है और डोगरी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना। ये अभी रिसेंटली बने 2019 में, ये क्या तो अगस्त में जम्मू कश्मीर को अपना जो क्या तो स्पेशल उसके पास 370 आर्टिकल थे उसे हटा दिया गया, और कश्मीर लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब टोटल 9 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। मंदरसा जेल में कौन सा ग्रुप मुख्तलिफ है, अब ग्रुप मुख्तलिफ है वो सी मुख्तलिफ है, सी मुख्तलिफ है। अब ये सी कैसे मुख्तलिफ है मैं आपको बता देता हूं। सी आंसर करेक्ट होगा। सी के बाद क्या है, बी के से पहले सी है, वी से पहले यू है, ठीक है ना। तो देखिए यू से पहले टी है और एक्स से पहले वाई है, सेम है। पी से पहले ओ है और क्यू से पहले आर है, ये एक दूसरे के अलग अलग है। अगर कलम को पेंसिल, कलम का कोड पेंसिल है, अब ये पेन है, इसका पेंसिल हो गया, पेंसिल को चौक लिख दिए, चौक का कोड स्लेट हो गया, स्लेट का कोड पेपर हो गया। तो आमतौर पर आप किससे लिख सकते हो, तो कलम का जो कोड पेंसिल हो गया हम पेंसिल से लिख सकते हैं। अब आगे जो भी करता चला जाए वो अलग होता है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना।
दी गई मर्तबा का शक्ल में कितने टोटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बड़ा 10, अब इसे काट ले 11, इसे काट ले 12, तो ऐसे करके आप अगर करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 18 मुरब्बा स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। मकड़ी जाल किस ममालिक से? मकड़ी जाल आप देख लें तो शायर, नज्म, मुर्गी, मुर्गा, उस्ताद, शागिर्द, सिपाही, कलम। सिपाही कलम बिल्कुल नहीं, मकड़ी जाल ये बिल्कुल हटा दे, मुर्गी मुर्गा बिल्कुल गलत, ये ना उस्ताद शागिर्द ये भी नहीं होता। शायर और नज्म का जो मामला होता है वो मकड़ी और जाल जैसा है। मंदरजा झेल सिलसिले में सवाली निशान की जगह क्या आएगा? 3 8 6 14 और सवालिया निशान 20। 3 का अब दूना 3 3 6 6 3 9 आ जाएगा। वैसे ही 8 8 6 14 14 6 20 है, तो 3 3 6 और 6 3 यहाँ 9 आएगा, डी आंसर, ठीक है ना। अब बात करेंगे पार्ट 2 समाजी उलूम, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है 51 में, सिंध तहजीब के बंदरगाह कौन सी है? सिंध में जो सिंध हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उस वक्त लोथल यहाँ की बंदरगाह थी। क्या थी? लोथल बंदरगाह थी, ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर अक्सर किस रंग का इस्तेमाल होता था? नीला, लाल, नीला वाला, कारा। तो उस वक्त होता था लाल रंग का यूज होता था। किसका यूज होता था? हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उस वक्त जो बात करते थे 1225 ईस्वी पूर्व से लेके 1250 ईस्वी पूर्व तक जो बात करते हैं वो लाल थी, और वो हड़प्पन से सिविलाइजेशन कहलाती है, तो उस वक्त लाल रंग से थी, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा? पुराना वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। हिंदुस्तान में सिक्कों का इस्तेमाल कब हुआ? तो सिक्कों का इस्तेमाल 600 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। कनक की हुकूमत, कनिष्क की हुकूमत होती है यहाँ, अशोक की हुकूमत, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा 600 बीसी में होता है। क्या होता है? 600 बीसी में होता है, सातवाहन टाइम में। क्या होता है? सातवाहन जो टाइम होता है, सातवाहन जो वंश चलता है, खानदान चलता है, उस वक्त में शायद ये यूज हुआ था, सिक्के का प्रचलन चला था, सिक्का चला था। बुद्ध मजहब मानने वाली पहली खातून कौन थी? वो उनकी सौतेली माँ थी महात्मा बुद्ध की, महाप्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व पैदा हुए, 483 ईस्वी पूर्व मर गए, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है उसे, एशिया का पुंज कहा जाता है उसे, ठीक है ना। अब बात आती है कि एशिया का प्रकाश कहा जाता है अब इसे। अब द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा था? अर्नाल्ड ने इसे कहा था। लाइट ऑफ एशिया कौन कहा था? अर्नाल्ड ने इसे लाइट ऑफ एशिया कहा था गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। 6 साल तपस्या करने के बाद बोध गया में फल्गु नदी के किनारे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एजुकेशन हासिल किए थे, तालीम हासिल हुई थी। महावीर जैन का कहां कायम है? महावीर ने जैन सिंह कहां कायम किया? तो ये किया था पावापुरी में। कहां किया था? ये किया था पावापुरी में, सॉरी ये क्या था? वाराणसी में। कहा क्या था? वाराणसी में महावीर जैन ने किया था। नहीं, महावीर जैन ने क्या था? वो पावापुरी में क्या था? कहां क्या था? इसका सही ऑप्शन जो है वो पावापुरी में ही है। महावीर जैन सिंह कहां कायम हुए? वो पावापुरी में ही कायम किया गया था। चाणक्य का वजीर आजम कौन था? चाणक्य वजीर आजम था चंद्रगुप्त मौर्य का। वजीर आजम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और चंद्रगुप्त मौर्य का ये उस्ताद भी था। कहते चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कहलाते थे चाणक्य के, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। चाणक्य सारे अस्त्र शस्त्र जितने भी ज्ञान थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाते हैं। और चाणक्य अगर बनाया था शासक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटा था, 8-9 साल के थे, 6 साल के थे, तो उस वक्त इनको कला, वो शस्त्र चलाने की कला बहुत हार्ड आती थी। तो इसे चाणक्य ने देख करके इसे बोला कि नहीं, ये शस्त्र चलाने में माहिर है, इसे राजा बनाया जाएगा। और चाणक्य अपना इसे क्या तो शागिर्द बनाता है, इसे अपना चेला बनाता है। और चाणक्य को घनानंद ने, कौन? घनानंद ने, नंद वंश का शासक जो था, उसने इसे बुलाया था। और चाणक्य जो टीकी रखे हुआ था वो पीछे, तो उसे खुलवा दिया था, और इसी पे शायद अपमान किया था चाणक्य, जो बुरा लगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शासक बनाया था घनानंद को हराने के बाद। सांची स्तूप किसने बनाया था? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, इसे किसने बनाया? अशोक ने बनाया। किसने बनाया? अशोक ने बनाया था। आगरा शहर किसने कायम किया? आगरा शहर किसने कायम किया? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी ने कायम किया। किसने कायम किया? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को कायम किया। उसके बाद क्या है? गोलकुंडा कहां वाक़ है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। कहां है? हैदराबाद में गोलकुंडा है। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा शिकोह चिश्ती सिलसिले से थे। किससे थे? चिश्ती सिलसिले को दारा शिकोह ने अपनाया। दारा शिकोह जहांगीर का बेटा था। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों जहांगीर का बेटा। दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई दोनों एक मशहूर है, जिसके बाद औरंगजेब को गद्दी मिली थी। मुगलिया दौर की रियासती जबान कौन सी थी? तो वो थी फारसी। मुगलिया दौर में जितने भी मुगल बादशाह थे सबकी जबान फारसी थी, ठीक है ना।
अब सब मंगोल से थे तो मंगोल का फारसी ही जबान थी। शिवाजी की सल्तनत राजधानी कहाँ थी? तो वो रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की सल्तनत राजधानी थी महाराष्ट्र। ठीक है ना। अब हिंदुस्तान के अंग्रेजी तालीम के लिए जरिए शुरू की गई, किसके जरिए शुरू की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जरिए। किसके जरिए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, इन्होंने अंग्रेजी जबान हिंदुस्तान में शुरू की थी। मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? मुस्लिम लीग का पहला सदर आगा खां था। कौन था? आगा खां मुस्लिम लीग का पहला सदर था। मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने मिलकर के मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट की थी, मुस्लिम लीग बनाया था। और पहले सदर जो थे प्रेसिडेंट आगा खां ही थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दस्तूरी काउंसिल में चुनाव, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका चुनाव इन्होंने कहां से लड़ा था? ये लड़ा था मगरबी बंगाल से। कहां से लड़ा था? मगरबी बंगाल से बी आर अम्बेडकर ने क्या तो ड्राफ्टिंग कमेटी दस्तूरी काउंसिल का चुनाव लड़ा था। ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बनाया था क्या तो इसे कानून को बनाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 11 मेंबर थे। ठीक है ना। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसका मतलब है कि सभी मामलों का आखिरी हुकूक क्या तो आवाम के पास होती है। क्या होती है? आखिरी हुकूक आवाम के पास होती है। ये सही ऑप्शन है। बाकी अदर जो है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री हुक्मरानी होती है, ये डेमोक्रेसी में होती है। हिंदुस्तान के सूबा एक मजमूआ है। हिंदुस्तान में वराती निजाम है। ये सब एक ही साथ, ये सब टोटल इसमें आ जाता है कि सभी मालूमात का आखिरी अवाम के पास होती है। हिंदुस्तानी आइन में कितने फहरिस्त हैं? हिंदुस्तानी आइन में कितने फहरिस्त हैं? 1 2 3 4। तो 3 फहरिस्त है। कितने फहरिस्त हैं? 3 फहरिस्त है। अब कौन कौन है? सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। मरकजी फहरिस्त, रियासती फहरिस्त और मुश्तरका फहरिस्त है। ठीक है ना। पहला लिसानी सूबा किसने बनाया? पहला लिसानी सूबा जो बना गया था वो 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। और वो पहला कौन बना था? आंध्र प्रदेश को जबान के तौर पर सबसे पहला सूबा बनाया गया था, पहला स्टेट बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और क्या तो आंध्र प्रदेश की, और यहाँ जगमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी आइन, इनमें से कौन सी शहरियत में हासिल होते हैं? हिंदुस्तानी आइन में कौन सी शहरियत अदा करता है? हिंदुस्तानी आइन में शहरियत कौन सी? तो यक शहरी, मतलब सिंगल सिटीजनशिप देता है। क्या देता है? सिंगल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप देता है अमेरिका। ठीक है ना। अमेरिका डुअल सिटीजनशिप देता है। यहाँ ग्रीन कार्ड लेने के बाद सिटीजनशिप मिलती है। आप यहाँ शादी करेंगे तो यहाँ ग्रीन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप इंडियन है तो अमेरिकन किसी लड़की से शादी करते हैं तो ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो आप वहां के सिटीजन हो जाते हैं और इंडिया के भी रहते हैं। लेकिन अगर वहां की आप नागरिकता प्राप्त करते हैं तो यहाँ खत्म कर दिया जाता है। शुरुआत में कितनी बुनियादी हुकूक दिए गए थे? शुरुआत में बुनियादी हुकूक 7 थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे। लेकिन जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया गया। वो 300 आर्टिकल ए जो था वो हटा करके पार्ट 20 में जोड़ दिया गया, ये हट गया। अब टोटल अभी कितने हैं? 6 हैं। अभी कितने हैं? 6 हैं। और पहले कितना था? 7 था। शराबबंदी आइन के किस दफा में है? तो शराब मद्य निषेध जो है ये सब क्या तो आर्टिकल 47 में है। ये आता है फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। क्या था? डीपीएस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व में आता है। आर्टिकल 47 कहता है मद्य निषेध, मतलब क्या तो शराब नहीं पीना चाहिए। राज्यसभा रुकने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए। ठीक है ना। एमएलए के लिए 25 साल होनी चाहिए। ठीक है ना। और मुखिया के इलेक्शन के लिए 21 साल होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल होना चाहिए। ठीक है। सॉरी, गवर्नर, हाँ गवर्नर और गवर्नर बनने के लिए 35 साल होने चाहिए शायद। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेसिडेंट 25 साल में बन सकते हैं। लोकसभा का सदस्य भी 25 साल में। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहला आम इंतखाब कब होता? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 1947 में हम आजाद हुए थे। और ये सब कोई नहीं है। 47, 48, 56 पहला आम चुनाव 1951-52 में ही हुआ था। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी को कौन तकर्रुर करता है, मतलब कौन चुनता है? तो पार्लियामेंट चुनती है, वजीर आजम चुनते हैं, सदर जमहूरिया, वजीर आला। कौन चुनता है इसे? तो सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट चुनता है। सी ऑप्शन सही है। कौन चुनता है? सदर जमहूरिया क्या तो प्रेसिडेंट चुनता है। हिंदुस्तानी आइन में अकेलती किरदार किस बुनियाद पर तस्लीम किया गया? हिंदुस्तानी आइन में अकेलती बुनियाद किस किरदार पर? मजहब,
रंग, जाति, मजमूई आबादी के साथ क्लास की आबादी की शरह। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम जितनी आबादी मजमूई आबादी होती है उसके साथ किस क्लास में है, हम किस तरह की शरह है, परसेंटेज है, उसी तरीके से अकलियती किरदार की बुनियादी तस्लीम की जाती है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम आते हैं, इसमें पॉपुलेशन भी सही है, शरह भी सही है लेकिन कम है। उसके बाद क्या तो सिख आता है, ईसाई आता है, ये सब आता है, ठीक है ना। बंद माशियत से आप क्या समझते हैं, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या आता है, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, वो होता है कि एक वो आयात निर्यात नहीं होते, क्या होता है, आयात निर्यात बिल्कुल बंद होता है, तो वो कौन होता है, बंद दरामद, बंद दरामदो बरामद, बंद बरामद कंट्रोल मावजर। अब ये मालवजर कंट्रोल, ये बंद आमदो बरामद जो होता है अंदर बाहर कहीं नहीं एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो वो क्या तो बंद आमदो बरामद, ये सही ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी मुआतियात किसके जरिए शाये किया जाता है। तो हिंदुस्तानी जो मुआतियात ये जरिए क्या आता है, ये क्या आता है एनएसएसओ के तहत, किसके तहत क्या था, एनएसएसओ के तहत क्या तो बेरोजगारी की मुआतियात के जरा जमा वशाई किया था, इंक्लूड और टोटल रखे जाते हैं, ठीक है ना। किस साल नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड के कायम की कब की गई, ये की गई 1982 में की गई थी। कब की गई थी, 1982 में, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट बैंक है ना, तो ये 1982 12 जुलाई को की गई थी, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मंदरजा झेल में से किस सूबा के सूबा की फी शख्स आमदनी कम है। सबसे कम आमदनी है बिहार की और सबसे ज्यादा गोवा की, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में हीरे के खाने कहाँ हैं, हीरे की खाने कहाँ है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। अब कौन सी जगह मध्य प्रदेश में होता है, तो पन्ना एक जगह है, वहां सबसे ज्यादा हीरे की खान है, हीरे की खान पन्ना में है। और वर्ल्ड के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर है, कहाँ, साउथ अफ्रीका के अंदर है। पहला सनअती इनकलाब किस मुल्क में हुआ, पहला जो रिवोल्यूशन हुआ था पहला, क्या तो वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था हुकूमत बरतानिया में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था हुकूमत बरतानिया में। कहाँ हुआ था, हुकूमत बरतानिया में हुआ था। जदीद वक्त में मतलब इन रिसेंटली मतलब प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान मजमूई घरेलू पैदावार में ज़राअत कितनी हिस्सेदारी है, मजमूई घरेलू पैदावार में ज़राअत हिस्सेदारी कितनी है, वो 13.9% है, ठीक है ना, लगभग 14% है। नेक्स्ट है, WTO को क्या कहा जाता है, WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहलाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO कहलाता है। ये क्या होता है ना कि पूरे वर्ल्ड का सब कुछ देखभाल, ट्रेड जो व्यापार होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो वर्ल्ड ट्रेड ही देखता है, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, आप कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आंध्र प्रदेश की चीजें उत्तर प्रदेश में बेची या फरोख्त की जाए तो क्या कहलाती है, मतलब आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश का जो सामान होता है उसको हम उत्तर प्रदेश में बेचते तो क्या कहलाता है, सूबाई तिजारत, अंदरूनी तिजारत, बैनुल अक़वामी तिजारत, खुली तिजारत। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अंदरूनी तिजारत। क्या कहलाती है, अंदरूनी तिजारत, देश के अंदर की तिजारत। वेल्थ ऑफ नेशन के किसके मुंसलिक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ नेशन ने लिखा था। और एडम स्मिथ ने ही क्या तो द इकोनॉमिक्स फादर कहलाता है, फादर का इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, ठीक है ना। जब कीमतें बढ़ जाती है तो मांगे घटती है और जब कीमतें घटती है तो मांगे बढ़ती है, इस कानून को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इसको कहा जाता है लगभग क्या तो लॉ ऑफ डिमांड, क्या था, डिमांड जब बढ़ता है तो क्या तो मांगे, डिमांड जब बढ़ता है तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम हो जाती है, और जब क्या तो कीमतें बढ़ती है तो मांग घट जाती है। बिल्कुल सही है कि कीमतें घटती है तो कीमतें बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और कीमतें घटती है तो मांग बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड का रूल है। अफराद का जर का ताल्लुक है, अफराद के जर का ताल्लुक क्या है, तो अफराद के जर का ताल्लुक है अशिया की कीमतों में इजाफा। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, क्या तो अशिया की कीमतों में इजाफा अफराद की जर का ताल्लुक है। सिस्मोग्राफ किसका साइंस है, सिस्मोग्राफ है जलजले का। आपको बार बार बताया कि जलजले का सिस्मोग्राफ, जलजला, नदियां, पहाड़, इनमें से कोई नहीं तो वो जलजले का है। पहाड़ों में दुनिया की कितनी फीसद आबादी रहती है, तो इसमें कोई नहीं है, 12% आबादी रहती है। कितना फीसद रहती है, 12%। ऐसे आप 10 लगा सकते हैं इसके तहत, लेकिन 12% आबादी रहती है अभी रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में, 2019 की बात कर रहा हूं। हवा में नाइट्रोजन का फीसद कितना है, तो 78.03 हवा में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का फीसद है, नाइट्रोजन इतना है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.33 है, बाकी अदर गैस भी है, ठीक है ना। उसके बाद है
नेफोमीटर आला का इस्तेमाल मालूम करने के लिए क्या आता है? नेफोमीटर में किसका आलात का हम बात करते हैं? तो ये करते हैं बादलों के रुख और रफ्तार की, किस तरफ बादल जाएगा और रफ्तार कितनी होगी बादल की, उसी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट है मंदरजा झील में किस मुल्क को 1000 झीलों की जमीन कहा जाता है? 1000 झीलों की जमीन फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है 1000 झीलों के? 1000 लेक ऑफ लैंड फिनलैंड कहलाता है और 1000 एलिफेंट लेक थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है ना। एलिफेंट का 1000 एलिफेंट लैंड कहा जाता है तो वो थाईलैंड को कहा जाता है। 1000 हाथियों की जगह, हाथियों सबसे ज्यादा थाईलैंड में होती है और फिनलैंड में झीलों का देश कहा जाता है। व्हाइट ऑफ अर्थ कहा था, इनमें से किसको व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेंटल को। किसको कहा जाता है? मेंटल को व्हाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है ना। इनमें से किस मुल्क का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज्यादा है? तो वो है जापान में। जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना। जिम्बाब्वे का ना पुराना नाम क्या है? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का हम पुराना नाम अगर बात करेंगे तो वो है जनूबी रोडेशिया। क्या है? दक्षिणी रोडेशिया इसको कहते हैं, जनूबी रोडेशिया इसको कहा जाता है। सबसे पहले इंडिया लफ्ज का इस्तेमाल हिंदुस्तान की किस जबान में किया गया? तो ये सबसे पहले जबान में किया गया था फारसी में। किसमें किया था? फारसी में किया गया था। सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम फारसी में इंडिया लिया गया था। इंडस, इंडू, सिंधु, बहुत सारे नाम लिए गए थे इसके। हिंदुस्तान के शुमाल में पहाड़ का नाम क्या है? हिंदुस्तान के शुमाल में पहाड़ का नाम है हिमालय, शुमाल में है। आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो इंडिया के नक्शे में हम बात करेंगे तो इंडिया के नक्शे में शुमाल में जो आता है वो क्या, तो ये शुमाल है, नॉर्थ की बात है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ की बात करेंगे तो वो हिमालय पहाड़ी आता है, ये नेपाल आ जाता है और ये हिमालय पहाड़ पूरे पे है, चाइना में भी सटता है ये। ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश यहाँ है, पश्चिम बंगाल आता है ये, तो बांग्लादेश यहाँ है, म्यांमार यहाँ है, ठीक है ना, श्रीलंका यहाँ है। तो अब ये बांग्लादेश है, ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से गंगा नदी जो जाती है तो ये क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। हिंदुस्तान के किस हिस्सों में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो जाड़े के मौसम में बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। ये हमारा 100 क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया। अब मैं डीएलएड का लेकर के आऊंगा और आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हो, कोई भी नहीं हो, तो आप बोले हमें कमेंट में लिखकर बताएं, जो सबसे बेहतर होगा मैं फौरन आपको लेकर के आऊंगा। ठीक है नहीं, और इस पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जो बेहतर हो। आप टोटल जितने भी आपके अंदर होंगे आप उसे बताएं हमें कि क्या नहीं बन पा रहा आपसे, कौन बेहतर होगा आपके लिए, तो वो हमें बताएं और कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू।